जा रहा है ताकि पारदर्शिता के ऊपर वो काम ना करे, गोपनीयता के ऊपर ज्यादा। ऑर्डर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो पूरा पारदर्शिता के पक्ष में ऑर्डर दे रहे हैं, मिलता नहीं जानकारी कई बार। 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाने के बाद भी मिलता नहीं। तो होता क्या है, अंत में आपको शायद जाके हाई कोर्ट में लड़ने की जरूरत पड़ेगी इस तरह के जवाब जो आते हैं या कमीशन की तरफ से जो निर्णय आते हैं। तो ऐसे संदर्भों में कोर्ट को भी कई बार हमने ये देखा है कि इस कानून के उद्देश्य के बारे में, मंशा के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं, पूरा पढ़ते नहीं। आपको मैं एक मजेदार किस्सा बताता हूं। मद्रास हाईकोर्ट का एक केस था, 2 जजों का बेंच था। किसी मुद्दे पर किसी ने जानकारी मांगी, दिया नहीं गया, मामला कमीशन तक गया, वहां पे भी नहीं मिला, और फिर अपील फाइल कर दी गई मद्रास हाईकोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ लंबा चौड़ा निर्णय दे दिया, लेकिन साथ में यह लिख दिया कि जानकारी मांगने वाले व्यक्ति के उसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ये जानना जरूरी है। जैसे कोई आलतू फालतू लोग जानकारी मांगते हैं। फिर बाद में हम लोगों ने हल्ला मचाई, मीडिया में ये खबर निकली, और खुद मद्रास हाईकोर्ट का नजर वहां के बार एसोसिएशन खबरों के ऊपर डलवाया। तब जाकर उन्होंने उस पैराग्राफ को विड्रॉ किया कि ये जानकारी मांगने के भी पहले उद्देश्य बताना जरूरी है, कारण बताना जरूरी है। और उन्होंने ये बोला, देखिए कभी कभार अकल कैसे इस्तेमाल होता है, उन्होंने ये बोला कि ये जो कानून का जो धारा 6 उपधारा 262 जो कहता है कि जानकारी मांगने वाले व्यक्ति से कारण नहीं पूछा जाएगा, ये हमने देखा नहीं था। क्या देखने की जिम्मेदारी आम जनता की केवल है? कोर्ट के सामने निर्णय करने के लिए मामला पेश हुआ है और जज कानून को ठीक से पढ़े बिना देखेंगे, निर्णय दे देंगे? हाई कोर्ट भी। आपको लगता होगा कि ये शुरुआत में ही इन्होंने कोर्ट का क्यों निंदा शुरू कर दी? जी नहीं, कोर्ट की निंदा की बात नहीं है, ये कोर्ट के रवैये के बारे में एक विश्लेषण है और एक क्रिटिसिज्म है जो करना हमारा मौलिक अधिकार है। और वो यदि करना है तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि इस कानून जो बना है, सूचना का अधिकार कानून, अगले मई के महीने में उसको 19 साल पूरा हो जाएंगे, तो उसके बुनियादी सिद्धांत क्या है? जब तक सिद्धांत नहीं समझेंगे, प्रावधानों का जो पक्ष आपको कोर्ट के सामने रखना होगा वो इतना ज्यादा बल से आप रख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले मैं फोकस करूंगा अपने प्रस्तुतिकरण के दौरान कि सूचना के अधिकार कानून के बुनियादी सिद्धांत क्या है, क्योंकि ये कानून पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा। और कानून को जब विधेयक के रूप में पार्लियामेंट में पेश किया गया तो इन सिद्धांतों का जिक्र उस विधेयक में कहीं पे नहीं। ये कुछ सिद्धांत जो बने हैं, ये दुनिया भर के जो 140 देशों में सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय स्तर का जो कानून है, उन कानूनों को पढ़कर समझकर विशेषज्ञों ने इन सिद्धांतों को तैयार किया। और गर्व की बात यह भी है कि इन सिद्धांतों को बनाने में, इनको पहचानने में और इनको चिन्हीकृत करने में हमारी संस्था का भी एक भूमिका रही। तो आइए जानते हैं कि ये बुनियादी सिद्धांत क्या है। लिखा तो मैंने अंग्रेजी में क्योंकि मेरी हिंदी अक्षर बिल्कुल गंदे हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा अंग्रेजी में लेकिन समझाऊंगा हिंदी में। सबसे पहला, सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित का जिक्र इस कानून में धारा 8 उपधारा 2 में लिखा गया, सेक्शन 82, कि जानकारी ना देने के लिए अगर कानून में प्रावधान है तब भी, यानी छूट के दायरे में मांगी गई जानकारी आती है, कुछ संदर्भों में सार्वजनिक हित के आधार पर आप उस छूट वाली जानकारी का भी खुलासा कर सकते हैं। बस एक जगह आपको सार्वजनिक हित का जिक्र कानून में मिलता है। लेकिन बुनियादी सिद्धांत क्या कहता है? बुनियादी सिद्धांत ये कहता है कानून पूरी तरह से बनी है सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखने के लिए, यानी खुलासा भी सार्वजनिक हित के आधार पर होना चाहिए और गोपनीयता भी सार्वजनिक हित के आधार पर होनी चाहिए। ना कि प्रधानमंत्री जी ने बोला ये जानकारी नहीं दी जाएगी, मुख्यमंत्री जी ने बोला ये जानकारी नहीं दी जाएगी, फला सेक्रेटरी ने बोला ये जानकारी नहीं दी जाएगी। ये तर्क नहीं होता जानकारी को गोपनीय रखने के लिए।
जानकारी को गोपनीय रखने के पीछे भी सार्वजनिक हित होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर कई सारे निर्णय आए हैं सूचना आयोगों से अलग अलग राज्यों में, कुछ हाईकोर्ट के भी निर्णय आए जहां पर किसी का कोई व्यक्ति अपने किसी मुकदमे में लड़ने के लिए जानकारी यदि मांगता है और वो जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित होता है, तो हमेशा 10 में से 9 संदर्भों में उस जानकारी को देने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है, ये एक निजी हित है। क्यों? अपना केस लड़ने के लिए जानकारी मांगते हैं। बहुत सारे हाई कोर्ट्स और हमारे सूचना आयोग ने इस बात को सही माना, लेकिन वो जो रफाल युद्ध विमान की खरीदारी का जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में जो चला गया 2 बार, पहली बार तो कोर्ट को गुमराह कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, और बाद में उसका रिव्यू किया सुप्रीम कोर्ट ने गोगोई साहब के टाइम पर। तो उसमें एक मूल सिद्धांत का जिक्र किया जाता है, वो यह कि इंसाफ पाने के लिए, इंसाफ प्राप्त करने के लिए, चाहे निजी हित के लिए क्यों ना हो, सार्वजनिक हित के लिए क्यों ना हो, जानकारी यदि मांगी जाती है तो वो सार्वजनिक हित के आधार पर उसको तोलना जरूरी है, ना कि निजी हित के आधार पर। क्यों? इंसाफ मांगने का जो हक है वो एक संवैधानिक हक है, उसको चलाने के लिए जो जानकारी मांगी जाएगी वो सार्वजनिक हित में ही उसको तोला जाएगा, ना कि निजी हित। तो खुलासा भी सार्वजनिक हित में होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो भी निर्णय इस कानून के तहत लिए जाएंगे वो सार्वजनिक हित के आधार पर ही होना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति के बारे में बैंक के डिटेल्स मांगे, कानून का धारा 8 धारा 1 क्लॉज जे कहता है, 81J कहता है कि इस प्रकार की जानकारी व्यक्तिगत रूप की सूचना मानी जाएगी और ये जानकारी देने से इनकार किया जा सकता है। तो कई सूचना आयुक्तों का ये सोच है कि ये निजी व्यक्ति की संबंधित जानकारी होने की वजह से इसको गोपनीय रखना केवल उसके निजी हितों से संबंधित है, इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है, निजी हित के आधार पर उसको गोपनीय रखते हैं। ये नहीं समझते हैं कि निजी हित जो होता है, राइट टू प्राइवेसी जो होता है, वो भले ही केवल एक व्यक्ति का क्यों ना होता हो, लेकिन हर एक व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी, ना केवल उस मांगी गई जानकारी से संबंधित व्यक्ति का, हमारा है, आपका है, जज का है, लॉयर का है। तो राइट टू प्राइवेसी को बरकरार रखना ही सार्वजनिक हित में है, भले ही क्यों ना एक व्यक्ति के निजी हितों से वो संबंधित क्यों ना होता। सो प्रोटेक्टिंग राइट टू प्राइवेसी इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। केवल एक व्यक्ति से संबंधित जानकारी होने के नाते आप उसको केवल निजी हित नहीं मान सकते। तो एवरीथिंग इज सार्वजनिक हित, भले राष्ट्र की सुरक्षा के संबंध में जानकारी क्यों ना हो, बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई जानकारी क्यों ना हो, या फिर किसी अपराध के अन्वेषण के संबंधित जुड़ी हुई कोई जानकारी क्यों ना हो, खुलासा और गोपनीयता दोनों, पारदर्शिता और गोपनीयता दोनों, उनके ऊपर निर्णय, उनके बारे में निर्णय लेना है, सार्वजनिक हित कहाँ पड़ता है इसके आधार पर। चलिए अगला सिद्धांत, ड्यूटी टू कंफर्म और डिनाई। बीच में पूछ सकते या लास्ट में? आप कैसे चाहेंगे, क्योंकि मैं आधे घंटे में अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर लूंगा और फिर बाद में 1 घंटा रहेगा सवाल जवाब के लिए। नहीं तो फिर हो सकता है कि सवाल जवाब का सिलसिला इतना लंबा चल जाए मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म नहीं करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चिन्हित कर लीजिएगा और फिर सवाल जवाब के सिलसिले में इसको उठाएंगे। पहली बारी आपकी ड्यूटी टू कंफर्म और डिनाई। आप पूरा आरटीआई कानून का पार्ट पढ़ेंगे तो आपको इसका जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सूचना के अधिकार का बुनियादी सिद्धांत ये होता है, अगर कोई व्यक्ति लोक प्राधिकरण से जानकारी यदि मांगता है या मांगती है तो उस लोक प्राधिकरण का सर्वप्रथम जिम्मेदारी ये बनती है ये बतलाना कि मांगी गई जानकारी वाकई में हमारे पास है, मौजूद या नहीं है। और इसका जिक्र कानून में तो नहीं है, लेकिन इसकी पहचान सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जजेस के एसेट्स का जो मामला बना था ना, वो किस्सा, सुप्रीम कोर्ट जजेस अपने जो संपत्ति और देनदारियों के विवरण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, ये सुभाष चंद्र अग्रवाल जी ने नहीं मांगा। आरटीआई कार्यकर्ता, उनकी आरटीआई एप्लीकेशन थी,
उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस जज का संपत्ति कितना है, केवल इतना पूछा 1997 के जो चीफ जस्टिसों का जो सभा हुई वहां पर जो रेजोल्यूशन को इन्होंने पारित कर लिया कि आइंदा से सारे जज अपने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने संपत्ति के ब्यौरे देंगे और सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस अपने संपत्ति के ब्यौरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। केवल सवाल आरके में यह पूछा गया दे रहे कि नहीं दे रहे, और उस रेजोल्यूशन की कॉपी हमें दीजिए। मामला चला गया हाई कोर्ट में। और देखिएगा आप इसको बेहतर समझते हैं, आम नागरिक इसको समझते नहीं है कि पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने किसी निर्णय के पीछे उच्च न्यायालय में अपील किया, रजिस्ट्री में अपील किया, कोई बात। तो उसमें सिंगल जज जस्टिस रविंद्र भट्ट जो थे उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया, उसको चुनौती दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुश नहीं थी, और जो डिवीजन बेंच के सामने चला गया, 3 जजों का बेंच था, फुल बेंच था वो, तो जस्टिस शाह ने पहली बार ये ड्यूटी टू कंफर्म और डिनाई इसका पहचान उन्होंने अपने जजमेंट में किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह बोला कि ये संपत्ति के ब्यौरे सुप्रीम कोर्ट जजेस चीफ जस्टिस को देते हैं, रजिस्ट्री को पता नहीं होता कि हमारे पास है कि, यानी चीफ जस्टिस का दफ्तर अलग और रजिस्ट्री का दफ्तर अलग। इस प्रकार का जो वियर्ड आर्गुमेंट जो है, इसको नजरअंदाज करते हुए, इसको न मानते हुए जस्टिस शाह ने ये ड्यूटी टू कंफर्म और डिनाई जो अन्य देशों के कानून में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसका जिक्र होता है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज अ ड्यूटी टू कंफर्म और डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड। उन्होंने ये बोला कि अलग अलग भारत के आरटीआई कानून के प्रावधानों का जो निचोड़ है वो ये बतलाता है कि ड्यूटी टू कंफर्म और डिनाई है। कैसे? सबसे पहले तो अगर जानकारी किसी लोक प्राधिकरण में मौजूद नहीं है तो या तो वो बोल सकते हैं हमारे पास मौजूद नहीं है, या संबंधित दूसरे लोक प्राधिकरण को उसको हस्तांतरित करना पड़ेगा। और उसके अलावा धारा 4 के तहत अपने पास मौजूद पेपर के रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबका एक सूची पब्लिक करना पड़ेगा धारा 4 के तहत। तो इन तीनों प्रावधानों का निचोड़ उन्होंने ये बताया ड्यूटी टू कंफर्म और डिनाई होता है। तो भले ही कानून में क्यों ना लिखा गया हो, ये ड्यूटी टू कंफर्म और डिनाई होता है, और इसके ऊपर इतने सारे केसेस हाई कोर्ट पहुंचे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र से कोई है यहाँ पर? अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एक आरटीआई हुई, कोई रिकॉर्ड्स मांगे थे किसी जमीन का खरीद फरोख्त के बारे में, उन्होंने बोला हमारे पास फाइल ही नहीं है। जब तक मांगेंगे कोई जानकारी नहीं मांगेंगे फाइल मौजूद रहेगा, मांगने पर फाइल गायब हो जाता है। आप में से कितने लोग यहाँ पर साइंस पढ़े हैं, साइंस ग्रेजुएट्स? ओके, तो आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में तो पता होगा। क्वांटम मैकेनिक्स सुना है आप लोगों ने? हाँ, क्लासिकल फिजिक्स में होता यह है, क्लासिकल फिजिक्स में होता यह है कि ये प्रोजेक्टर, मैं वेंकटेश नायक, आप सभी यहाँ पर प्रतिभागी, हम सब एक दूसरे के सामने आंखों में एक दूसरे को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस अनसर्टेन नहीं है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड यानी एटॉमिक लेवल से नीचे वाले दुनिया में आप जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह, और उससे नीचे क्वार्ट्स, उनको यदि समझना हो, देखना हो, उसका वो हमेशा चलते रहते हैं, वो एक रफ्तार में रहते हैं। उनका या तो लोकेशन या स्पीड अगर आप देखने जाएंगे तो वो बदल जाता है, क्योंकि उसको मेजर करने का तरीका ही ऐसा है कि आप उसका ना तो लोकेशन ना तो उसका स्पीड एक समान एक समय जान सकते हैं। तो ये होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब तक उसको आप जानेंगे नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन एक एरिया में कहीं पे भी हो सकता है, उसको वेव फॉर्म बोलते हैं। हाँ, तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए इतना बारीकी में आपको समझाऊंगा नहीं। तो जब ढूंढेंगे तभी जाके वो पता चलेगा कि वो वहां पे है कि करता है कि नहीं करता। तो रिकॉर्ड का भी यही हाल है आरटीआई में। जब तक आप मांगेंगे नहीं, रिकॉर्ड शायद मौजूद हो,
रिकॉर्ड जब मांगेंगे तब पता चलेगा है कि नहीं है, ये प्रॉब्लम है। उसके ऊपर समय सीमा लागू नहीं है, बाकी सारे मुद्दों पर समय सीमा लागू। फीस युक्त होना चाहिए, रीजनेबल। मुंह मांगे रकम नहीं मांग सकते, अपने सोच के हिसाब से नहीं मांग सकते। कानून तय करता है कि अर्जी शुल्क कितना रहेगा और फोटोकॉपी चार्जेस कितने रहेंगे। इंस्पेक्शन के लिए फीस क्या रहेगा, सीडी के माध्यम से जानकारी चाहिए तो उसका फीस क्या रहेगा, ये कानून ही तय करता है। यूएसए में ऐसा नहीं है, कनाडा में ऐसा नहीं है, लोक प्राधिकरण तय कर सकते हैं, अपने मन चाहे तरीके से फीस का रकम मांग सकते हैं। हमारे देश में इस तरह की छूट नहीं दी गई। अगली बात, जानकारी देने से इनकार किया गया या फिर अर्जी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं तो उसकी सुनवाई स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, और वो स्वतंत्र रूप से सुनवाई करने वाला प्राधिकरण सूचना आयोग। प्रथम अपील तो हमेशा लोक प्राधिकरण के अंदर होता है, सीपी आयोग का कोई वरिष्ठ अधिकारी प्रथम अपील की सुनवाई करता है, लेकिन अंत में जाकर जो आपको रिलीफ जो अगर मिलना चाहिए सूचना के अधिकार कानून के तहत, तो वो होता है सूचना आयोग में जो इंडिपेंडेंट बॉडी। अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है वो अलग बात है, लेकिन सरकार के कंट्रोल के बाहर सूचना आयोग को रखा गया। फिर उसके अलावा सिद्धांत यह है कि मॉनिटरिंग कानून पास कर दिया और बाद में सांसद इस कानून को भूल गए, ऐसी बात नहीं। कानून में साफ साफ लिखा है कि हर साल संबंधित सूचना आयोग कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में एक वार्षिक प्रतिवेदन सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में रखा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट असेंबली में रखा जाएगा। कितने आरटीआई आए, कितनों का निपटारा हुआ, कितना फीस कलेक्ट किया गया, कितने मामलों में जानकारी देने से इनकार की गई, किन किन बिंदुओं के आधार पर जानकारी देने से इनकार की गई, पूरा रिपोर्ट बतलाना है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट को और विधानसभा को मौका मिलना चाहिए सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करने के लिए और सरकार की तरफ से आंकड़ों के आधार पर। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 18 साल में किसी भी वार्षिक प्रतिवेदन के संदर्भ में ना पार्लियामेंट में ना स्टेट असेंबली में चर्चा नहीं, किसी भी राज्य में। उत्तर प्रदेश में तो 18 साल हो गए, आज तक एक भी वार्षिक प्रतिवेदन बना ही नहीं। कई राज्यों में 5-5, 6-6 साल का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो पेंडिंग पड़ा है, बनते ही नहीं। चलिए आगे, रिपोर्टिंग हो गया। फिर मॉनिटरिंग। हमारे सूचना आयोग के पास ना केवल अपीलों का निपटारा करने के लिए पावर्स हैं, वो रिपोर्ट्स मांग सकते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत कम सूचना आयोग ने किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये ड्यूटी टू पब्लिश जो मैंने बताया, धारा 4 की जो जानकारी है जो हर लोक प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से बनानी चाहिए, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई किसी लोक प्राधिकरण में, इसका रिपोर्ट सूचना आयोग मांग सकता है किसी भी पूरे पावर्स उनके नहीं, लेकिन मांगते नहीं। लेकिन कानून में वो पावर दिया गया है मॉनिटरिंग करने। आगे, पब्लिक एजुकेशन। लोगों को इस कानून के प्रावधानों के बारे में, उनके हकों के बारे में सिखलाना, बतलाना। इसका प्रावधान हमारे कानून के धारा 25 में दिया गया है और खास तौर पर जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनको केंद्रीकृत करते हुए प्रचार प्रसार का काम करने की जिम्मेदारी हर सरकार के ऊपर डली है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को नजर में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा सरकारी अधिकारियों का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना पड़ेगा। ये भी जिक्र हमारे कानून में दिया गया है। और अंत में पेनल्टी। आपको सुनकर शायद आश्चर्य होता होगा, जब मैंने सूचना के अधिकार के ऊपर काम करना शुरू किया तकरीबन 2004 में, तो कितने साल हो गए, 20 साल हो गए ना। दुनिया भर में सूचना के अधिकार राष्ट्रीय स्तर के कानून बनाने वाले देश मुश्किल से 55 से 58 थे, 60 तक भी नहीं पहुंचा। आज अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर दुनिया के 140 देशों में सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय स्तर के कानून बने। इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2006 में जब दुनिया भर के सूचना आयुक्तों की एक अंतरराष्ट्रीय सभा हुई, ये इंग्लैंड में हुई, लंदन में हुई, तो हमारे देश से कुछ प्रतिनिधि गए, कुछ केंद्रीय सूचना आयोग से गए, कुछ राज्य सूचना आयोग से गए
और वापस आकर उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहली सबक हमने क्या सीखी। सबसे पहली सबक उन्होंने ये सीखा उस अंतरराष्ट्रीय सभा में कि किसी भी देश में सूचना ना देने पर पेनल्टी नहीं लगता है, हमारे देश में क्यों भाई? ये सबक सीख के आए। मुझसे सवाल किया, मैं भी लंदन गया था उस समय, क्योंकि 2 दिन का अंतरराष्ट्रीय सभा थी। पहले वाले दिन हमें वहां पर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, दूसरे दिन हम गए। तो दूसरे दिन के लंच टाइम पे हमारे सूचना आयुक्तों का अलग से लंच टेबल था, तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया, पहचाना उन्होंने, बोला वेंकटेश, व्हाई डू वी हैव पेनल्टी प्रोविजन इन आवर लॉ? नो अदर कंट्री सीम्स टू हैव पेनल्टी प्रोविजन। आई सेड सर, अगर हमारे देश में सूचना के अधिकार कानून का सफल कार्यान्वयन अगर करवाना है, पेनल्टी रहनी है, जरूरी है। दूसरे देशों में बात अलग है, हमारे यहाँ कम से कम पेनल्टी के डर से जानकारी मिल जाएगी, जो एक्चुअली साबित हुआ है। पेनल्टी के डर की वजह से आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, मेरा अपना अनुभव, नोटबंदी का जो निर्णय केंद्रीय रिजर्व बैंक ने जो ठप्पा लगाया सरकार के प्रपोजल पर, उस मीटिंग के मिनट्स पब्लिक नहीं किए गए। मैंने आरटीआई में जानकारी मांगी, मुझे बोला गया आरबीआई के द्वारा कि हमारे पास ये रिकॉर्ड्स मौजूद ही नहीं है। एक तरह से वो सच बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि आरबीआई को स्वयं पता नहीं था नोटबंदी के निर्णय के डिक्लेरेशन के 4 घंटे से पहले तक कि ये हो रहा है, उनको पता नहीं था। खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर को पता नहीं था, यहां तक के स्वर्गीय अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे उनको पता नहीं था। ये अंदर की बात। तो मैंने जब आरटीआई में जानकारी मांगी और मामला सेकेंड अपील तक गया, तो सूचना आयुक्त ने नोटिस जारी किया ये कहते हुए, क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, आप कंफर्म क्यों नहीं कर रहे हैं कि आरबीआई मीटिंग मिनट्स आपके पास है या नहीं। शो कॉज नोटिस मिल गया। अगले हफ्ते मिनट्स की कॉपी मेरे ईमेल पे मुझे भेज दी, मेरा अपना अनुभव। और फिर उसका जब पब्लिक किया, हर राज्य का कम से कम कोई ना कोई एक अखबार ने उसका कवरेज किया, एटलीस्ट 1 इन एवरी स्टेट। पेनल्टी के डर से ये मिल गया। मामला वहां पे खत्म नहीं हुआ। उसके 3 महीने बाद मैं फिर से सूचना आयोग गया था। कुछ हमारे दक्षिण एशिया के कुछ फ्रेंड्स थे जो आरटीआई के बारे में समझने के लिए, सबक लेने के लिए, यहाँ पर सीखने के लिए आरटीआई लर्निंग प्रोग्राम के लिए हमने बुलाया था। उनका एक मीटिंग सूचना आयोग में करवाई थी हमने। तो सूचना आयोग के साथ मीटिंग हो रही थी, तो मेरे मामले की सुनवाई जिस सूचना आयुक्त ने किया था, उन्होंने मुझे बाजू में बिठाया और बोला, वेंकटेश, आपका वो केस डीमोनेटाइजेशन मिनट्स के बारे में पीएमओ से सवाल आया कि मैंने कैसे इसको आपको दिलवाई। मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिया था देने के लिए, केवल शो कॉज नोटिस इशू किया था मैंने कहा सर ये तो होता है सर, क्या करें। लेकिन आपने अच्छा किया, कम से कम पब्लिक तो जानी कि कैसे आरबीआई ने, खासियत क्या थी उस मीटिंग मिनट्स की। आरबीआई ने सरकार के हर दलील को नकारा कि नोटबंदी करना क्यों जरूरी है। हर दलील, ब्लैक मनी का ये सामना करेगा, इन्होंने बोला, आरबीआई ने बोला जी नहीं, ब्लैक मनी नोट से नहीं होता, ब्लैक मनी होता है ब्लैक इन्वेस्टमेंट से, जो रियल एस्टेट में होता है या ज्वेलरी में होता है या कहीं और होता है या विदेश में होता है। ब्लैक मनी उससे आता है, नोटबंदी से नहीं, कोई फायदा नहीं है। काउंटरफीट करेंसी, खोटा नोट, जाली नोट, इनके ऊपर रोक लगा सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, जाली नोट लगाने के लिए, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए और